हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एपी एंड जीपी। ये भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, 11th क्लास का हम जो लेक्चर ले रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर ये एपी एंड जीपी आपने ऑलरेडी 10th क्लास में अच्छे से स्टडी कर रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए जितना यहाँ पे काम आएगा, जितना जरूरी होगा, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाला है। यहाँ पर आपके सामने दो चीजें हैं, एक तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा और एक होगा जीपी, जो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोल सकते हो। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका बहुत अलग अलग जगह पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एसएचएम, वेव्स और आपका रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बाय यूजिंग दिस जीपी। इसको जीपी को यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करने का काम आएगा। ये वहां पे आपका बेसिक जो एक फंडामेंटल जो लेक्चर होता है वहां पे काम नहीं आएगा, बल्कि आपके जो न्यूमेरिकल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए हम इसको यहां पर बहुत ही एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और मीडियम लेवल जहां तक हमें इसकी ज्यादा जरूरत होती है, आपका एक रिवीजन भी हो जाए और ये एक अच्छे तरीके से हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए, वहां तक हम इसको डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहां पर हमें इसके अंदर महारत हासिल नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका नॉलेज चाहिए, जिसको यूज करके हम वहां पर स्टडी कर सके। और वैसे भी जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको एक बार जगह के बोलना पड़ेगा कि देखो बेटा, अभी आपके लिए यहां पर एपी का क्वेश्चन है या जीपी का क्वेश्चन है, इसको जीपी से सोल्व करना होगा। अदरवाइज आप तो जब तक हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इसको टाइम आते आते आप भूल जाओगे सब कुछ। तो इसको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए, इसको हमें यूज करना है, अभी एक बार डिस्कस करना है, और जब काम आएगा तब इसको फिर से डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो हम यहां पर देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले है आपके पास, देखो आज का जो टॉपिक है वो एपी एंड जीपी सीरीज है। ओके, 4th टॉपिक चल रहा है अपना, 5वां लेक्चर है शायद ये, तो देख लेना आप उसके हिसाब से। अब है अपने, और नेक्स्ट में हम करेंगे फंक्शन, फिर ग्राफ करेंगे। फंक्शन और फंक्शन के बाद में ग्राफ होगा, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारे पास यहां पर है एपी। एपी किसको कहते हैं, ये देखो सबसे पहले हमारे पास एपी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब हो गया कि ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। एक्चुअल में वैसे अगर टेक्निकली जाऊं मैं, तो सीक्वेंस और सीरीज भी अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हमें इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम यहां पर एक कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीक्वेंस वेयर ईच न्यू नंबर, ईच न्यू टर्म आफ्टर फर्स्ट टर्म is obtained by adding a constant d, adding a constant number। जिस कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसको आप कॉमन डिफरेंस बोल देते हो। अब लिखा हुआ क्या है इसके ऊपर मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर जाओ, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एपी जो आप बनाते हो, इस एपी के अंदर कोई भी एक टर्म होगी जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म होगी, जिसको मैं कुछ भी रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है। मान लिया मैंने यहां पर 2 को कंसिडर कर लिया, इट इज ए एपी, इज द फर्स्ट नंबर ऑफ एपी, फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करके आएंगे। जैसे कि यहां पर एपी के इसके बाद मैंने मान लो सपोज मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर 3 ऐड करके 5 ऑब्टेन कर लिया मैंने। अब यहां पर 3 ऐड किया तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब 5 के आगे वाला नंबर कौन सा आएगा, ये आएगा 8, क्योंकि मुझे फिर से यहां पर 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर से मैं यहां पर 3 ऐड करूंगा तो आगे क्या आएगा, 11, फिर 14, फिर 17, उसके बाद आ जाएगा यहां पर 20, 23, 26। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक एपी बनाने का बहुत ही आसान तरीका हो गया। हर जगह पे आप देखोगे तो यहां पर भी मैंने 3 ऐड किया है, यहां पर भी 3 ऐड, यहां पर भी 3 ऐड किया है, यहां पर भी 3 ऐड। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं इन पीछे वाले नंबर में 3 ऐड करते हुए जा रहा हूं, तो मुझे नेक्स्ट जो सक्सेसर नंबर है वो मिलते जा रहा है। तो दिस इज नॉन एज ए फर्स्ट टर्म। इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म बोलोगे। ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया, इसको आप A1 से नाम दे दोगे। ये आपका सेकंड टर्म है,
A2 हो जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म है A3 हो जाएगा, ये आपका फोर्थ टर्म है A4, दिस वन विल बी A5, दिस वन विल बी A6। ऐसे करते करते जहां तक ये मैं जा रहा हूं, अगर मैं किसी n नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसकी काम में लेता हूं तो ये आपका क्या बनेगा, nth नंबर यहां पे आ जाएगा। जो भी होगा उसको देखा जाएगा, वो 20 20th नंबर हो सकता है, 30th नंबर हो सकता है, 5th नंबर हो सकता है, 15th नंबर हो सकता है, 50th नंबर हो सकता है, 17th नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू, लेकिन उसको हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया an। ओके, और यहां पे आप जब एक कॉमन एक इस सीरीज को जब देख रहे हो तो एक कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न है, अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, आंसर कितना है, 3 है। A3 माइनस A2 कर रहा हूं, आंसर कितना है, 3 है। A4 माइनस A3 कर रहा हूं, आंसर कितना है, 3 है। इन दोनों को मैं एक जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं। जनरल फॉर्म में क्या, मान लिया ये कौन सा नंबर है यहां पे, या मान लो इसको मान लो एक बार के लिए, ठीक है, ये हो गया nth नंबर हो गया, ये nth हो गया, मान लो जैसे 15th हो गया, 20th हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, और ये उससे n के पहले वाला है ना, ये n के पहले वाला है, इसका मतलब n माइनस वन, nth के पहले वाला नंबर, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। इसके बीच में कितने सारे नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर an माइनस an माइनस वन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, देखो इसका मतलब an माइनस an माइनस वन ऐसे नहीं है। अगर ऐसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा +1 आ जाएगा, जो कि गलत है। ये an अलग होता है, इसका मतलब है a इंटू n, और ये an अलग होता है, इसका मतलब होता है a के सबस्क्रिप्ट में आपने क्या n लिख रखा है, इसका मतलब ये nth वैल्यू है, nवी वैल्यू है ये। ओके, तो आप इस तरीके से ध्यान रखना, है ना, जैसे ये है। अब हम बात करते हैं यहां पे ये क्या हो गया, nth नंबर हो गया, ठीक है। अब ये nth नंबर जो है ना, इसमें से इसके पहले वाला जो डिजिट है इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, यहां पर कॉमन डिफरेंस हो गया, जिसको आपने d से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको आपने क्या कर दिया, d से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो आपके पास पहला वाला जो नंबर है, इसको रिप्रेजेंट क्या होता है, ये कोई भी एक टर्म हो सकती है। फर्स्ट टर्म को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप यहां पे देखो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और अब इसके बाद जितने और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, यहां पे कॉमन डिफरेंस है 3। और अगर मैं इसको an माइनस A1 की भी अगर डिफरेंस देखता हूं तो वो क्या है, वो है यहां पर भी 3। लेकिन इस 3 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम d से, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। इसका भी डिफरेंस इतना है, इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। और ये जो a है और एंड ये जो आपका d है, ये कुछ इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकते हैं, और ये आपके साथ यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कौन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो आपके पास नंबर्स है, ये सब। इस अब यहां पर आप देखो, ए फर्स्ट टर्म जो है ना वो क्या है, वो ए है। इस ए के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को सेकंड वाली टर्म मिल गई। तो अब यहां पर अगर मैं इसको लिख रहा हूं, ये क्या हो गई, यहां पर A1 हो गया, ये A2 है, ये A2 हो गया। A2 का मतलब A प्लस D, फर्स्ट टर्म के अंदर आपने एक बार D कर दिया ऐड, तो आपके पास आ गई। फिर मुझे A3 अगर चाहिए तो A प्लस 2D, ये आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी, ये आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। ऐसे चलते चलते ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है nth। nth टर्म को फाइंड आउट करने का आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया, वो ये है, क्या है,
लिख लो एक बार, जो ए एन जो होता है यहां पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको 15th नंबर 15th टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहां पे 15 माइनस 1 आ जाएगा। अगर आपको 5th फाइंड आउट करनी है 5 माइनस 1 आ जाएगा। अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है 10 माइनस 1 आ जाएगा। अगर 17th टर्म फाइंड आउट करनी है तो 17 माइनस 1 आ जाएगा। ए जो आपका फर्स्ट नंबर होता है अपने आप पता चल जाएगा, डी जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा। इतनी सी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम इसको और आगे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है यहां पे। देखो इसके बाद एक आता है इसका सम, क्योंकि आपने जितने भी नंबर्स लिखे हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये जितने भी आपने नंबर लिखे हैं, अब जरूरत तो ऐसा भी तो पड़ सकता है ना कि इन सब का भाई ऐड करके बताओ आप, तो इसका सबका एडिशन क्या होगा? दैट विल बी सम ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। एपी के अंदर आपके पास ये सम आ गया। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, एक सेकेंड, कोई फोन आ रहा था शायद, चलो ऐसे ही अननोन है। तो यहां पे क्या हो गया, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां पे तो कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टर्म्स है ना, इनका तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो इसके लिए तो। लेकिन अगर ये 50 टर्म हो जाए, है ना, यहां पे मैं 50 टर्म्स लिख देता हूं, तो फिर आप कितना ऐड करते जाओगे? यस, तो यहां पर फिर हम ऐसे ऐड नहीं करते। यहां पे फिर हम क्या करते हैं कि इनकी जो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उस फॉर्मूले के साथ हम ऐड कर लेते हैं। और वो जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है, वो ये यहां पर गिवन है। सबसे पहले वो जो फॉर्मूला है वो यहां पर सबसे पहले ऊपर गिवन है। इसको मैं एक बार सब कुछ हाइड कर देता हूं आपके लिए। ये आपका फॉर्मूला है एडिशन फाइंड आउट करने का। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है एस एन, इसको जो एडिशन एस एन से तो रिप्रेजेंट करता है n अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए। 2a का मतलब ट्वाइस ऑफ ए का आपको जो फर्स्ट टर्म है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आपका ये एक फॉर्मूला है इसका फाइंड आउट करने का तरीका। अब देखो कैसे, यहां पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास एस एन की वैल्यू है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूला के अंदर इनकी वैल्यू रखो। यहां पे आप अगर देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल्स टू है कितना है, a इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ये d की वैल्यू है। n नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो एस एन इक्वल्स टू फाइंड आउट करो 6 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 लिख दिया मैंने, प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया, ये 15 प्लस 4 19 19 हो गई। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 57। इसका आपका आंसर आ गया यहां पे। अब आप उनको ऐड करके बता दो ऊपर वालों को। इनको जब आप ऐड करके अगर बता पा रहे हो तो कितना हो रहा है, ये ऐड करके बताने से आपके सामने हो रहा है 17 और 14 कितना होता है 31 हो गया। 31 एंड 11 42, 42 एंड 8 50, 50 एंड 5 55, एंड ये वाला आंसर है ना, ये भी कितना आ गया 55 एंड 2 57। ये वाला आंसर कितना आ गया 57। और हमारे पास फॉर्मूला जो है ना उसका भी आंसर कितना आ गया 57। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने।
बिल्कुल भी गलत नहीं लिखा है, एक भी गलती नहीं हुई है। अब आपसे हो जाए उसका आप जानो, आपको भी क्या करना है, संभाल के काम करना है। ये आपका फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर दिया मैंने, लेकिन यहां पर एक और टर्म है, एक और तरीका है जिससे कि मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे पहला टर्म पता है, जो तो पता होना ही चाहिए, ना तो हमारा ये सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। पहला टर्म हमें पता है, फिर हमें इसका जो nth टर्म है यहां पे जो लिखा, अगर वो भी पता है, अगर वो भी, या तो हमें देखो दो तरीका है, या तो हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, या फिर हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म पता होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इन दोनों की हेल्प से भी इसको फाइंड आउट कर सकता हूं, सीक्वेंस, इस सीरीज के एडिशन को। कैसे, देखो यहां पे ये आपके पास ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं फिर से दोबारा लिख देता हूं। इसको फिर से लिखने पर मुझे ये क्या 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 है, इसको फिर से लिखने पर n/2 तो एज इट इज लिख दिया। ये जो a है 2a है ना, इसको दो बार लिख दिया, a प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख दिया। n-1 इंटू डी, ये इसको एज इट इज लिख दिया। a को मैंने दो पार्ट में करके लिख दिया और ये एज इट इज लिख दिया। तो यहां पर इस वाली टर्म को देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये a n है, nth टर्म है। इसको आप an भी लिख सकते हो, इसको ln भी, l टर्म भी लिख देते हैं। l टर्म का मतलब हो गया लास्ट टर्म। इसको an से भी लिख देते हैं, इसको l से भी लिख देते हैं, l का मतलब हो गया लास्ट। इसका मतलब हम इस पूरे को l लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई, ये हमारे पास वैल्यू हो गई इस तरीके से कि Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। और ये जो पूरी टर्म है ना, ये l की वैल्यू, l का काम करेगी। और यहां पे l का आपको वैल्यू भी गिवन है इस जगह पे। l इज इक्वल्स टू कितना हो गया, l इज इक्वल्स टू हो गया आपके लिए, ये यहां तक लिखा हुआ है ये, वेयर l इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। और ये क्या होता है, ये nth टर्म होती है an, तो ये आपका लास्ट टर्म हो गई। अब देखो उस यहां पर ये फॉर्मूला लगा के देखो, Sn इज इक्वल्स टू n/2, तो n/2 का मतलब n कितना है, 6 है, अपॉन 2 इंटू 2, ये जो a फर्स्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म कितनी हो गई, 17 हो गई, ये हो गया, तो ये 3 इंटू 19, तो फिर से 57। किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर सेम आना है। ये हमारे पास एक बेसिक नॉलेज है किसका, एपी सीरीज का, जिसके अंदर हमें जो nth टर्म है ये कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर इसका अलग अलग नंबर्स के बारे में देख लिया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आप आगे वाली में से पीछे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, इतनी सी बात है। फिर हम इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम यूज करते हैं इसका फॉर्मूला, किसका, ऐड करने का। ऐड करने के तीन तरीका है। पहला जो तरीका वो क्या है, सबको एक साथ लिखो, लाइन से ऐड कर दो। ये पुराना बूढ़े लोगों का तरीका है। हम स्मार्ट लोग हैं, नए लोग हैं, हम इसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला बना के, फॉर्मूला बनाया तो n/2 2a n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से यूज करके हमने यहां पर एग्जांपल कर लिया, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको पता चला इस a को दो बार लिख सकते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये पूरा l हो गया, लास्ट टर्म हो गई। तो फिर डायरेक्ट इतना करने की जरूरत क्या है, n/2 a प्लस लास्ट, इतना सा कर लो, तो कितना शॉर्ट में हो गया, यही आंसर। इस तरीके से इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आप देखो, क्वेश्चंस करोगे तो आपको और पता चलेगा। क्या कह रहा है ये, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी विद फर्स्ट टर्म 8 एंड कॉमन डिफरेंस 7। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है आपके पास 8, डी की वैल्यू कितनी है 7। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो फॉर्मूला छोड़ो, फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है ना, ए पहली टर्म क्या आएगी, ए, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस, थर्ड टर्म क्या आएगी, a प्लस डी प्लस डी, मतलब इसको आप लिख सकते हो a प्लस 2 इंटू डी। फोर्थ थर्ड टर्म क्या आएगी, a प्लस डी प्लस
डी, ये फोर्थ टर्म हो गई, तो यहां पर a प्लस 3d लिख सकते हो। देखो एक बात पता है कि आपको कोई भी जो चीज होती है ना, वो फॉर्मूला से लिखने पर थोड़ी सी, यहां पे इसमें ये फॉर्मूला लिखने पर ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसको अगर लेकिन हम डायरेक्ट लिखूंगा ना, क्वेश्चन करना ज्यादा आसान नजर आएगा। कैसे कैसे, देखो ऐसे a लिख दिया सबसे पहले, अब 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ोगे, 7 ऐड करोगे तो a प्लस 7 15 प्लस 7 22 प्लस 7 29 प्लस 7 36, हो गया काम, और क्या है। अब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि ये आता है, ये ज्यादा अच्छे से समझ, क्वेश्चन ज्यादा करना ज्यादा आसान है, ये थ्योरेटिकल पढ़ना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसको हम छोड़ करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये है, तो ये क्या हो गया, 15 में 7 ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, हो गया काम, और क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस है, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। सब करना है क्या, नहीं करना, कोई एक भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा। देखो कितना, 11 माइनस -1, ऐसे। ओके, कितना आ रहा है, 11 प्लस 1 मतलब कि 12 हो गया। इस सॉरी, ऐसे नहीं, 11 माइनस नहीं, नेक्स्ट वाला माइनस ही पहले वाला होगा, तो -1 -11 ऐसे हुआ, तो इसका मतलब हो गया माइनस का 12, इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद क्या आ गया, यहां पर -13 -1, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा सॉरी, इसको जब आप लिखोगे तो -13 -1 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, -13 प्लस 1 इक्वल्स टू अगेन -12, देन इसके बाद -25 -13 इक्वल्स टू -25 प्लस 13, ये फिर से क्या हो गया, -12। तो इसका जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, वो कितना हो गया, डी हो गया। चाहे यहां से फाइंड आउट कर लो, चाहे लास्ट वाले से, अगर ये बीच में से गड़बड़ हो जाए तो फिर वो एपी नहीं रहेगी। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 11 -1 -12 -24, अब यहां पे इसका डिफरेंस देखो, -12 है, इसका डिफरेंस देखोगे -11 है, इसका डिफरेंस देखोगे -12 है, तो डिफरेंस अलग हो गया, फिर ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी, ये नहीं है। ओके, ध्यान रखना। फिर है, फाइंड द 17th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस 2। 17th n इक्वल्स टू कितना, 17th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, और a इक्वल्स टू कितना है, 5 है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू कितना है, 2 है। सिंपल सी चीज है, करो। a17 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 5 प्लस n कितना 17 -1, d कितना 2, तो आपके सामने हो जाएगा 5 प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना 32 प्लस 5 37 हो जाएगा। ओके, सिंपल है। देन है, राइट डाउन द 10th एंड 19th टर्म ऑफ द एपी। ये आपके सामने एपीज गिवन है, यहां पे 10th वैल्यू, एक तो 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, एक आपको यहां पे 19th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं, तो इसका a इक्वल्स टू कितना है, a है 8 है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लो, तो 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब आपको
A10 फाइंड आउट करना है। A10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू डी। तो कितना हो गया ये, A कितना है, कितना है, हो जाएगा 8 प्लस 9 इंटू 7 प्लस 8, 35 हो गया, 35 हो गया ये। ओके, अगर आपको 19th टर्म फाइंड आउट करनी है तो A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 18 इंटू 3, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54, 54 को 8 से मल्टीप्लाई 8 ऐड करोगे तो 62, ये आपकी टर्म आ गई। नेक्स्ट वाला जो है ना वो आप खुद से करो, ये वाला है ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ, कितना यहां पर आपको टाइम लग रहा है ये भी बताओ। ओके, फिर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहली 50 जो टर्म ना उनकी सीक्वेंस की एडिशन फाइंड आउट करो। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस a नहीं होता यहां पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर आप अगर लिखोगे तो ये 50 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। अब d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 3 माइनस 1, इसका मतलब 2 हो गया। तो यहां पर 50 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू कितना है, ये यहां पर एडिशन है भाई, ये एडिशन होगा ध्यान रखना। ओके, तो 1 ये 50 का मतलब ये 49 इंटू 2, 98 हो गया। तो यहां पर 25 इंटू, अब ये कितना है 2 प्लस 98 का ये हो जाएगा 98 इंटू 100, 2500, 2500 इसका वैल्यू जाएगी क्या, सम। इस ये पूरी जो एपी सीरीज है इसके 50 टर्म्स की जो वैल्यू है, जो एडिशन है वो कितना 2500 हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक को कवर कर लेना है आपको, उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। देन फाइंड द सीरीज, इस पूरी सीरीज का सम फाइंड आउट करना है ना, जिसमें पहली टर्म आपका 1 है, a इक्वल्स टू कितना 1 है, d इक्वल्स टू कितना है 3.5 माइनस 1 मतलब 2.5, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब और क्या चाहिए आपको यहां पे, और आपको चाहिए n दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, n फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इतना फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह है 102, a की वैल्यू 1 आ गई, n माइनस 1 एज इट इज आ गया, d की वैल्यू 2.5 आ गया। अब इसको इधर लगाओ, -1 इक्वल्स टू n माइनस 1 2.5, तो ये n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू ये तो 100 बचेगा अपॉन 2.5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 40 प्लस 1, तो मतलब 41 हो गया यहां पे। अब क्या चाहिए आपको, इसका समेशन चाहिए, सम चाहिए, तो सम कितना आएगा, Sn इज इक्वल्स टू हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस l लास्ट टर्म। ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहां पर इतनी क्या तो वहां ज्यादा नहीं करेंगे। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ये आसान है क्योंकि इतनी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
41/2 इंटू ए कितना है 1 है, लास्ट वाली टर्म कितनी है 101 है, तो 41 इंटू ये कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा अपॉन 2, ये कटेगा 51 हो जाएगा। अब 41 एंड 51 को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आए वो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास एपी सीरीज का एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ दिस एपी, फर्स्ट 23 टर्म्स। तो n इक्वल्स टू 23, कोई दिक्कत है क्या? n इक्वल्स टू 23 पहले इसने बोल के ही दे रखा है। a इक्वल्स टू जो डायरेक्ट 4, d फाइंड आउट करना है कितना -3 -4, ये -3 है, इसमें से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया -7। आगे वाले से भी देखोगे तो -10 -3, तो ये कितना हो जाएगा -10 + 3, अगेन ये -7 ही आने वाला है। एक बार जो आ गया वो बदलेगा नहीं, कॉमन, इसीलिए तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये अब आपका Sn फाइंड आउट कर लो। Sn के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्या यहां पर इजी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? क्या यहां पर ये वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास यहां पर L नहीं है। तो तरीका, या तो आप L फाइंड आउट करो फिर आसान वाला फॉर्मूला लगाओ, या डायरेक्ट ही ये वाला लगा दो। तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं, क्यों दो अलग अलग कैलकुलेशन करें। इसलिए देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि पहले कैलकुलेशन आपकी कम से कम होनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन को एक साथ सॉल्व कर सकते हो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। हर बार बीच बीच में कैलकुलेशन सॉल्व करने से आपका जो टाइम है ना वो बहुत वेस्ट होता है। तो यहां पे देखो n/2 का मतलब 23 है, 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n-1 23 - 1, d कितना है, ये d है -7। तो आप अब यहां पे फाइंड आउट कर लो 23, इसको एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, अगर मान लो कहीं कट जाए इवन नंबर आ जाए तो 23/2 इंटू ये हो गया 8 प्लस 22 इंटू -7, तो 22 को इंटू -7। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, 23/2 इंटू 8 प्लस 22 इंटू -7, तो क्या आएगा 7 2 से कितना होता है, 7 2 14, कैरी 1, 7 2 50, 154 हो जाएगा, और वो भी नेगेटिव का ये। तो अब इसको जब सोल्व करोगे तो कितना 23/2 इंटू 54 में से 8 अगर जाएगा 146, किसका, नेगेटिव का। अब इसको जब आप सोल्व करोगे यहां से तो ये आ जाएगा 73 और -23 इंटू 73 आपका आंसर हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, अभी मैं आपको करके बता देता हूं, इसमें लिख ही देता हूं, फिर आप बोलोगे सर सारे आपने खुद ने ही छोड़ दिए। तो 23 इंटू 73 कितना हो गया 1679, ये आपके पास हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पे। तो इस तरीके से आपका एपी सीरीज अच्छे से हो चुका है शायद, हाँ हो गया। अभी है अपने पास जीपी सीरीज। तो वो एपी सीरीज क्या होता है, जनरली हमारे काम में कम आएगी, ओके, लेकिन जीपी सीरीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जीपी सीरीज हमारे इतना ज्यादा काम आने वाली है ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। कहां कहां पे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, मतलब आप 11th क्लास में अगर आप देखोगे तो 11th क्लास में आपके सामने ये काम आने वाली, एक तो मोशन में काम आने वाली है, जो उसका फोर्स वाली जो मोशन है वहां पे, एक तो मोशन में काम आने वाला है, एक रोटेशनल मोशन में काम आने वाला है, एक आपका जो एसएचएम है वहां पे काम आने वाला है जीपी सीरीज। फिर 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, और 11th में ग्रेविटेशन में भी काम आएगा ये। तो ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, ओके यस। अब है अपने पास ज्योमेट्रिक, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहां पे क्या हो रहा था, आप एक फिक्स नंबर को
फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे आप। ओके, तो क्या बन रहा था? एपी बन रहा था। यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक वैसा ही है, लेकिन यहां पर ऐड नहीं करना। यहां पे फिक्स नंबर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको आगे से आगे नंबर मिलते जाएंगे। इस वाली सीरीज को आप जीपी सीरीज बोलेंगे। ओके, फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो फिक्स नंबर होगा ना, इसका नाम होगा यहां पे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बोला जाएगा इसको। तो देख लेते क्या लिखा हुआ है। ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी इज ए सीक्वेंस वेयर ईच न्यू टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म is obtained by multiplying the preceding term by a constant r। हमें जो एक कांस्टेंट होगा, एक फिक्स नंबर होगा, जिसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमें नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट वाली के लिए पहले वाली को मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? नेक्स्ट वाली के लिए पहली वाली को मल्टीप्लाई कर दो, इतना सा काम है। नेक्स्ट वाली के लिए पहली वाली को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी थ्योरी इतनी ही है। कैसे? जैसे आप ये देखो, आपके पास फर्स्ट जो टर्म है ना, वो है सपोज 3। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट वाली टर्म चाहिए। तो मैं इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नहीं, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 96, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 192 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास जीपी सीरीज। एक और मैं आपको यहां पे बताता हूं। जैसे अगर यहां पे हम बात करें कि जैसे आप जो इस वाली टर्म की बात करो ना एपी सीरीज में, यहां पर अगर आप कोई भी एक टर्म है, इसके अंदर आप 1 ऐड करते जाओगे तो क्या बनेगा? 2 से स्टार्ट करो, आप 1 ऐड करते गए, 3 बना, फिर 1 ऐड करते गए, 4 बना, फिर 1 ऐड करते गए, 5 बना, फिर 6, 7, 8। यहां पे अगर आप 1 ऐड करते हो तो एपी सीरीज मिलती है। ध्यान में रखना, कहने का मतलब यह हुआ जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन यहां पर अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो 3 से मल्टीप्लाई एक बार कर दिया, पहले 3 लिख दिया, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 3, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया क्या आएगा? 3। यहां पे ये जो नंबर है ना, मल्टीप्लायर जो है वो 1 नहीं आ सकता। यहां पर r की वैल्यू जो कांस्टेंट है जिसको मल्टीप्लाई, वो 1 नहीं हो सकता। और r का नाम क्या है ये भी बता देता हूं। आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या है? ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, a6 है, a7 ऐसे है ये। तो ये क्या हो गया? यहां पर a2 अपॉन a1 कितना? 6 अपॉन 3 कितना? 2। अगर मैं a3 अपॉन a2 करता हूं तो a3 कितना? 12, 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2। a4 अपॉन a3 करता हूं तो कितना आएगा? ये आएगा a4 24 है, a3 12 है, 24 अपॉन 12 कितना आएगा? 2। ये जो 2 है ना, इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो।
कॉमन रेशियो बोला जाता है इसको। अब कॉमन रेशियो का मतलब जितने भी टर्म्स है आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दोगे आप तो वो रेशियो आ जाएगा उसका, इसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आपका कॉमन रेशियो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन ये जो कॉमन रेशियो है जिसको आप आर से लिखते हो, यहां पे आर से जो आप लिखोगे तो ये आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, ये आपको यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ओके, अगर 1 से 1 अगर हो जाएगा तो आर 1 की पावर 1 रहेगा तो भी ए रहेगा, 2 रहेगा तो भी 1 रहेगा, ये कहीं पर भी बढ़ेगी नहीं आगे ये। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपके पास ये जो जनरलाइज टर्म है ना, ये मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन रेशियो क्या है यहां पे, ए एन अपॉन ए एन माइनस 1। ये जो है ये अगली टर्म है और ये क्या है, पिछली टर्म है। अगली में पिछली से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, आर बनेगा। दैट्स इट। अगली टर्म में पिछली से डिवाइड कर दोगे तो आर हो जाएगा। ओके, और जितनी अगली टर्म आपको नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, आर से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। और फिर यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया a1 जो आपका a हो गया, a2 a इंटू आर टू द पावर 1। इसको भी आप एक और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a इंटू आर टू द पावर 0 a1 के लिए, आर टू द पावर 1, आर टू द पावर 2, आर टू द पावर 3, a इंटू आर टू द पावर 4। ऐसे करते करते ये जो a n है इसके लिए क्या जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये आपका nth टर्म हो गई। nth जो टर्म है जिसको आप क्या लिख रहे हो, a n। अगर आपको ए एन जनरलाइज फॉर्मूला अगर चाहिए ए एन टर्म फाइंड आउट करने का, nth टर्म फाइंड आउट करने का, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं यहां पे, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपका यहां पर कॉमन रेशियो जो होगा उसकी पावर आर एन माइनस 1 कर दो और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस। अब है अपने पास इसका और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, और एग्जांपल जैसे 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 32, 64, 128, 256, फिर करने पर 512, फिर मल्टीप्लाई करने पर 1024, फिर मल्टीप्लाई करने पर 2048, फिर मल्टीप्लाई करने पर 4096, फिर मल्टीप्लाई करने पर 8192, ऐसे करते जाओ चाहे ना। तो ये क्या है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसका भी क्या होगा, एक दिन सबका आएगा, क्या, किसके लिए, ऐड होने के लिए। इनको भी अब सम फाइंड आउट करना होता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 4, 2 4 8 16 32। अब ये मैंने जितने भी टर्म यहां पे लिखे हैं, अगर आपको इनका सम फाइंड आउट करना हो, एडिशन फाइंड आउट करना हो, क्या आप कर सकते हो, क्या बिल्कुल कर सकते हो। इसका फाइंड आउट अगर आपको करना है, 16 को इसके साथ ऐड करोगे 48, फिर ऐड करोगे 56, फिर ऐड करोगे 60, फिर ऐड करोगे 62। अब इतनी सी जो टर्म है ना, इनका तो 62 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका ऐड करना है, या मैं इसको थोड़ा और लिख देता हूं आपके लिए आसान हो जाए, थोड़ा आसान बनाने के लिए और लिख देता हूं। अब चल जाएगा, आगे भी लिख सकते हो 1 6 3 8 4। अब इसको ऐड करके बताओ, करते रहोगे शाम तक, ऊपर से नीचे लिखते रहोगे, है ना। तो इसके लिए क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखता है ये वाला, ये फॉर्मूला है यहां पे। ये थोड़ा सा क्या हुआ, फॉर्मूला लिखा जो गया है ना, वो थोड़ा सही नहीं लिखा गया है।
ये फॉर्मूला ऐसे होगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे होता है ये फॉर्मूला। ओके, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको हम मिटा देते हैं। r टू द पावर n माइनस 1, ऐसे पूरा कर लो इसको, ठीक है। यस, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया। कब? जब आपके फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है, फाइनाइट अमाउंट, फाइनाइट नंबर है ये। अब इसका भी एक रूल है, क्या? जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना, यहां पे वन के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। अगर ये 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर 1 से छोटा है तो फिर हम, इससे क्या आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा, इससे भी आंसर, इससे भी आ जाएगा। लेकिन फिर हम उसको थोड़ा और ठीक करके ऐसा लिख देते हैं, n इज इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, अगर r की वैल्यू -1 से भी कम है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब? ये वाला जनरली यूज करते हैं, आर की वैल्यू बड़ी होती है 1 से। अब एक चीज और, अगर मैं यहां पे आपके पास ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर यहां पर ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है अगर, तो इसका सम कितना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका सम कितना होगा? n की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो फिर आपके पास एस एन की वैल्यू क्या? a इंटू आर टू दावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये क्या इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? फिर इनफाइनाइट टर्म्स होने पर इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कब? इफ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप यहां पर अगर देखोगे फाइनाइट टर्म है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो यहां पे। लेकिन एक दूसरा केस और ले लेता हूं मैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई टर्म आ जाए 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। अगर ऐसी टर्म आ जाए, क्या ये इनफाइनाइट तक पॉसिबल है? इनफाइनाइट तक पॉसिबल तो सभी कुछ है। ओके, तो इनफाइनाइट नंबर पे जो टर्म बनेगी वो क्या होगी? तो वो जो टर्म होगी वो तो आपके पास फॉर्मूला ये आएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू दावर n माइनस 1। ये इस फॉर्मूले से आएगी, आएगी कि नहीं? तो क्या यहां पर r की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू मिलेगी आपको a2 अपॉन a1 से। a2 कितना है? 1/2, 1/2 है। a1 कितना है? 1 है। आंसर कितना आया? 1/2। r की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे? 1 इंटू 1/2 की पावर इनफाइनाइट माइनस 1। तो इनफाइनाइट का -1 जब वो भी तो 2 की पावर इनफाइनाइट, भाई 1 की पावर तो इनफाइनाइट, जो कुछ भी जो 1 ही रहेगा। 1/2 की पावर इनफाइनाइट हुई, 2 की किसी भी नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब 0। तो जो इनफाइनाइट नंबर पे जो वैल्यू आएगी ना यहां पे, वो आएगी फाइनली लास्ट जो टर्म होगी इस सीक्वेंस की, वो कितना होगा? 0 होगा। तो एक बात बताओ, पहले वाली जो टर्म है यहां पे इनफाइनाइट क्या आएगा?
यहां पे इनफाइनाइट टर्म आएगी a इंटू आर टू द पावर n-1, मतलब सबसे ए 2 इंटू 2 की पावर इनफाइनाइट -1, 2 इंटू 2 की पावर इनफाइनाइट। तो क्या ये इनफाइनाइट नहीं हुआ क्या? तो ये इनफाइनाइट हो गया। यहां पर इसमें तो सम पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर आप ऐड करोगे सम या एडिशन, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट हो गई, क्या सम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये तो जीरो की तरफ जा रहा है, ये तो फाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट थोड़ी है। फाइनाइट नंबर्स का तो एडिशन होता है चाहे कितने ही हो। तो इस कंडीशन में जब यहां पर इसमें आर की वैल्यू एक से छोटी है, तो वहां पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, इनको सम ऑफ टर्म्स आप कर सकते हो। जो आपके पास जो जीपी है पूरी, इस जीपी का आप यहां पर एडिशन कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये एस एन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - आर, एस एन इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - आर। और ये बहुत यूज होगा, ये बहुत काम आएगा। ओके, ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ही लर्न करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात खास कर मान लेना आप, कि जो यहां पर आर की जो वैल्यू होगी ना, वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन -1 होगी। मतलब -1 और 1 के बीच में ही होगी। इसको ऐसे भी लिखा है, आर बिलोंग्स टू -1 एंड 1, ऐसे भी लिख सकते हो। मैथमेटिक्स आप जब पढ़ोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, आर बिलोंग्स टू -1 टू 1, इसके बीच में ही रहेगा ये, इसकी वैल्यू। प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहां पे, अब हम यहां पर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 1/2। तो आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट टर्म 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1/2। फिर नेक्स्ट वाले टर्म 1 इंटू 1/2, ये तो ये आया, एक बार और 1/2 करो। फिर 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये बूढ़े लोगों का तरीका, मोटी बुद्धि सिस्टम। फॉर्मूला से अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से ये होगा ए इंटू आर टू द पावर 1, सेकेंड टर्म के लिए ए इंटू आर टू द पावर 2, ए इंटू आर टू द पावर 3, ए इंटू आर टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। बनाना आसान है, न्यूमेरिकल करना आसान है थ्योरी लिखने से ज्यादा। कैसे? 1 लिखा, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ आ जाएगा। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 16 आ जाएगा। खत्म। यहां पर अगर ऐसा होता कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दे देता 4, आर की वैल्यू दे देता 1/2, तो कैसे बनाते? तो आप बनाते 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, फिर ऐसे बनता। यस। तो इसको ऐसे देखना है अपने को। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहां पर कितनी टर्म्स है ये बताओ। तो तरीका वही है फाइंड आउट करने का, हमारे पास तरीका है ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ए एन कितना है 128, ए कितना है 2, आर कितना, आर फाइंड आउट करो पहले। ए इक्वल्स टू 2 है, आर इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन, मतलब 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये भी 2 ही है, तो ए इंटू 2 टू द पावर एन माइनस वन, ये ओके। अब आपको पता है ये 2 इससे डिवाइड करोगे 128 अपॉन 2, 2 टू द पावर एन माइनस वन, ये 64 हो गया, 2 टू द पावर एन माइनस वन, 64, 2 की कितनी पावर होती है, 2 की एक पावर, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 होती है ये n माइनस वन, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 6, ऐसे। तो n 7 टर्म्स है यहां पे टोटल। अगर आपको एसएन एडिशन फाइंड आउट करना हो, सम फाइंड आउट करना हो ना एसएन, तो कैसे करोगे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो कैसे, a कितना है 2 है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू भी 2 है, n कितना है 7, ये जो, हाँ 7 माइनस अपॉन 2 माइनस हो जाएगा 2 इंटू ये कितना 128 माइनस वन अपॉन 1, तो 2 इंटू 127, ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पे, ओके यस, इतना सा है। फिर है फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ जीपी, यहां पर जीपी है 7 टर्म फाइंड आउट करने। 7 टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या, सबसे पहले ए चाहिए वो 2 है, फिर आर चाहिए जो -6 अपॉन 3, सॉरी -6 अपॉन 2 है ये, तो -3 इसका आर की रेशियो की वैल्यू आ गई, ओके। और वहां पर ये वैल्यू आ गई -6 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। अब आपको चाहिए सेवंथ टर्म, तो a7 इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 7 माइनस वन। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2 है, r की वैल्यू -3 है, और -3 की पावर कितनी चाहिए 6 चाहिए, ओके। और ये हो जाएगा अपने पास 3, तो 3 की पावर 6 करोगे तो कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा यहां पर 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है पता है क्या 243, फिर इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करने पर पता है कितना आता है 729। इतना याद होना चाहिए, इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेरा भी याद नहीं किया हुआ, ध्यान रखना, ओके। तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू 729, पावर 6 है ना, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आएगी पावर, तो ये आ जाएगा आपके पास जो भी इसका आंसर है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 कैरी 1 5 4 5 8, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इतना, वेयर 6 टर्म्स आर इन द सीरीज, 6 टर्म्स है, तो यहां पे आपको सम फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल्स टू कितना आ गया a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ऐसे। तो यहां पर a इक्वल्स टू कितना है 2 है, r इक्वल्स टू 3, अब 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पे 2 इंटू 3 टू द पावर 6 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, तो 2 इंटू 6, 3 की पावर 6 कितनी होती है, अभी अभी कैलकुलेट किया था ना
1 2 3 4 5 6 729, 729 फिर माइनस का 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 7 2 8, ये आपका 6 टर्म्स जो है ना उनका सम हो जाएगा 6 का। ओके, तो अपने पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज 8 -4 2 -1 एंड आगे एंड सो ऑन वेयर देर आर 5 टर्म्स इन द सीरीज। अब यहां पर देखो सबसे पहले a इक्वल्स टू कितना है 8 गिवन है यहां पे, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, r कितना है ये होगा a2 अपॉन a1 से आप फाइंड आउट कर लो, a1 a2 कितना -4, a1 कितना है 8, तो आपके पास आ जाएगा -1/2। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स जब होती है ना, जैसे कि n इक्वल्स टू 5 दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या है Sn इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, ये फॉर्मूला है। आप में से कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं सर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा क्या, a 1 माइनस r, क्योंकि r की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है ना, लेकिन ये नहीं आएगा। ये कब आएगा, ये जब आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जब होती है तब काम में आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहले ही बता देता हूं। अब आपका काम आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, वैल्यूज लिखनी है खाली। वैल्यू जब लिखोगे तो आपके सामने क्या आ रहा है 8 इंटू -1/2 की पावर कितना 5 -1 अपॉन -1/2 -1, ये वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास ये आएगा 8 इंटू -1/2 की पावर 5 है ना, तो ये आ जाएगा -1/32। 2 की पावर 5 होता है 32, 1/2 है तो 1 की पावर तो 5 करोगे तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 5 करोगे तो 32 हो जाएगा। अब -1/2 की पावर 5 ऑड है ना, ऑड नंबर ऑफ पावर है, तो यहां पे -32 रहेगा 1/32। और अगर ये -1/2 की पावर 4 होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता अपने पास 16। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस का 1/16 होता है ये, ठीक है, -1 अपॉन -1/2 -1। अब सोल्व कर देंगे, 8 इंटू -1/2 -1/32 -1 अपॉन -1/2 -1। इसको जब यहां पर अब और आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो एलसीएम, ऊपर एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम लेने पर कितना आएगा 8 32 एलसीएम, तो ये आएगा -1 -32 अपॉन नीचे 2 एलसीएम -1 -2। और आगे सोलोगे 8 इंटू -33 अपॉन 32 अपॉन -3/2। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो 8 इंटू 33/32 इंटू 2/3, क्योंकि ये जो 3 है ऊपर वाला ये तो फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगी, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और 3 रह जाएगा, तो सबसे नीचे वाला ऊपर आ गया। अब इसको आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये तो कट गया, यहां पे 16 आ गया, इसको सोल्व करोगे नीचे 2 आ गया, इसको सोल्व करोगे ये 11 आ गया, तो आपके पास 11/2 मतलब 5 1/2, ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो है आपके पास इसका आंसर आ गया, सम आ गया। अब यहां पे आप अगर देखना चाहो, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर है, इनका भी अगर सॉल्यूशन करना चाहो तो सिंपल है, 8 1 माइनस माइनस क्या है r/2, तो माइनस का 1/2, 8 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3/2, तो ये 16/3 बनेगा। इसको 16/3 बनने के लिए ये क्या बनेगा 5 1/3, नहीं 5 नहीं आए, हाँ 5 1/3।
लेकिन आप ये कह सकते हो सर आप तो ये गड़बड़ कर दिया, क्या इनफाइनाइट इतनी सारी नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका समेशन तो कम आ रहा है और यहां पर ये ज्यादा आ रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बीच बीच में नंबर ऑफ टर्न्स नेगेटिव भी तो है ना, इसलिए नेक्स्ट वाली टर्म यहां पे पॉजिटिव आएगी जो फिफ्थ है, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का अगर कैलकुलेट करना होता तो ये वाला आंसर आ गया, 5 कैलकुलेट करना है तो ये आ गया, 6 करना होता तो भी ये आता, 7 करना होता तो भी यही आता। फिर नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी जीपी, इनफाइनाइट जीपी है, वेयर फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन टर्म कितना है 1/2 है, कॉमन टर्म यहां पे 1/2 है, यहां का आपको ये फाइंड आउट करना है जीपी। तो इसके अंदर क्या है, ए की वैल्यू आपको 3 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन रेशियो आर इक्वल्स टू 1/2। अब देखो आर लेस देन 1 है, 1 एंड ग्रेटर देन -1 है, ओके। तो अब यहां पर इस रेंज में होने से क्या हुआ, हमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Sn इज इक्वल्स टू, यहां पे अब फॉर्मूला बदल गया हमारा, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो यहां पे कंप्लीटली अच्छे तरीके से बदल चुका है, और ये वाला फॉर्मूला आएगा A/R-1, ऐसा सिंपल। ए कितना है 3, R-1, R 1 - R, R-1 नहीं, यहां पे ये 1 - R, तो 1 - 1/2, तो 3/1/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, सिंपल सी बात है, ओके। और ये इनफाइनाइट सीरीज है, बनेगी कैसे, ये बनेगी 3 इंटू 3, आगे बनेगा 3/2, फिर उसके आगे 3/4, फिर उसके आगे 3/8, फिर उसके आगे 3/16, 3/32 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका आंसर जो आएगा वो समेशन जो आएगा वो 6 आएगा, करके देख लो। अब है अपने पास यहां पर एक वो क्वेश्चन जो आपको यहां पे करना होता है। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपके पास एक मास पार्टिकल है जिसका मास है m, दूसरा m1, दूसरा एक और मास पार्टिकल है जिसका मास है m2, इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आपने सुना होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो का भी यहीं पर बंद कर दो, अगर सुना है तो आगे देखो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है ये, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, या न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के लॉ में डिफाइन किया था, ओके। तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि यहां पर एक आपके पास एक पार्टिकल यहां पर है जिसका मास m है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है, ये ओरिजिन पर है, ओके। इसके बाद ये x इक्वल्स टू 1 पर है यहां पर, फिर इसके बाद x इक्वल्स टू 2 पर है, फिर x इक्वल्स टू 2 पर है, फिर x इक्वल्स टू 4 पर है, फिर x इक्वल्स टू 8 पर है, और फिर आगे 16 पर है, और ऐसे चलते जाएंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे रखे हुए हैं। अब आपको यह बताना है कि यहां पर ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल्स के कारण, आगे वालों के कारण, इस फर्स्ट वाले पार्टिकल पर नेट लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्योंकि इधर जब इंक्रीज होंगे, हम इधर बढ़ेंगे तो x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, पार्टिकल रखा हुआ है और सबका मास कितना है, इसका भी m मास है,
इनका भी जो मास है वो हमने कैलकुलेशन में सही होने इजी करने के लिए इक्वल रख लिया m। तो सभी के कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये बताना है आपको। ये बताने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर F1 फाइंड आउट करो। F1 इक्वल्स टू G इंटू M अपॉन क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर का, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा G M स्क्वायर अपॉन 1। F2 कितना होगा G M स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ये 2 का स्क्वायर G M स्क्वायर अपॉन 4। F3 कितना है G M स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर G M स्क्वायर अपॉन 16। F4 कितना है, F4 का मतलब इस वाले पार्टिकल के कारण कितना फोर्स लग रहा है G M स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर G M स्क्वायर अपॉन 64। ओके, अब यहां पे जब आप देखोगे तो जब नेट जो फोर्स आएगा वो कितना, और एंड सो ऑन ये चलता जाएगा जितने पार्टिकल सब फोर्स लगाएंगे, तो F नेट कितना आएगा। ये सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव का मतलब इसको ये जो है ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ये सारे फोर्स इस वाले पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में फोर्स होने का मतलब ऐड होंगे, ऐड होंगे तो वैल्यू क्या आएगी G M स्क्वायर अपॉन 1 G M स्क्वायर अपॉन 4 G M स्क्वायर अपॉन 16 G M स्क्वायर अपॉन 64 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये यहां से G M स्क्वायर को क्या कर लो, कॉमन ले लो, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखो कॉमन रेशियो कितना है, वो है 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 1 अपॉन 4 हो गया कॉमन रेशियो। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, वो हो गई ये 1। सम फाइंड आउट करना है, तो इसका जो आप वैल्यू आप देखोगे तो F नेट जो आएगा वो आएगा G M स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस R। A की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब आप लिख दो G M स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 है A की वैल्यू, और 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये G M स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 G M स्क्वायर। इतना आपके पास फोर्स लगेगा। ये F नेट लगेगा यहां पे, ठीक है ना। तो इतना इस तरीके से आपको, और ये ऐसा यहां पर ही नहीं, ये किस किस में काम आ सकता है, ये आपका ग्रेविटेशन में हो गया। ठीक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में। ठीक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है मैग्नेटिज्म में। फिर आपको ऐसा तो नहीं, थोड़ा अलग होके आपको मिल सकता है एसएचएम के अंदर। फिर आपको मिल सकता है रोटेशनल मोशन जो होगा वहां पे, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वहां पे। तो इतनी सारी जगह पर जब एक कॉन्सेप्ट काम में आता तो वो हमें पढ़ना है। और ये मान के चलो हमने ये जो जीपी सीरीज जितना यूज किया है ना, वो इसी क्वेश्चन के कारण किया है, ये मान सकते हो आप। ठीक ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, और एग्जाम के लिए नीट और जेई और बोर्ड तीनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ये, ठीक है। तो हम यहां पर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, आज इतना ही। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि यहां पर मैं ऐसे कंटिन्यूअस बहुत अच्छे बहुत शानदार लेक्चर्स लेके आने वाला हूं, और आपको यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होगा।
बिना किसी परेशानी के। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच यहां पर सीखने के लिए। और आपको टॉपिक बताएं, आपको कोई कंफ्यूजन है वो बताएं कि आपको क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपकी पूरी दिक्कतें सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।